So we are going to start our new chapter, excretory products and their elimination. Okay. Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, calcium, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. तो ये बोल रहा है कि एनिमल्स जैसे एनिमल्स के बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहती हैं, कुछ ब्रेकडाउन होते रहता है, कुछ सिंथेसिस होता है, तो आयंस इकट्ठा होते जाते हैं। या अगर आप कुछ एक्सेस इंजेक्शन कर लो, कोई ऐसा चीज खा लो जिसमें सोडियम ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, क्लोरीन ज़्यादा हो, जितना नहीं चाहिए, तो एक्सेस वाला पार्ट है, तो इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। फिर बॉडी में जो एक्सेस वाला पार्ट है उसको निकालना ज़रूरी है। तो उसके लिए दो सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली, या तो हार्मफुल है तो पूरी तरीके से निकाल लो, जैसे यूरिया अगर हार्मफुल है, यूरिक एसिड हार्मफुल है तो पूरी तरीके से निकाल लो, या पार्शियली सोडियम का ज़रूरत है बॉडी में, एक्सेस है तो निकाल दो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेज with special emphasis on common nitrogenous waste. Okay, common nitrogenous waste के बारे में हम देखेंगे, nitrogenous waste. Okay, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये पूछेगा मेजर फॉर्म क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट का, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो एनिमल्स बेसिकली एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। जो अमोनिया है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी की बात करें तो अमोनिया सबसे ज़्यादा है, फिर यूरिया है, फिर यूरिक एसिड है। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक है तो कोई चीज़ जहर है तो उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। टॉक्सिक है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमोनिया बनता भी उन लोग के बॉडी में जो पानी में रहता है, क्योंकि पानी आसपास रहता है, उससे मिक्स होके ये चीज़ बाहर निकल जाती है फॉर इट्स एलिमिनेशन। जबकि यूरिक एसिड बिंग द लीस्ट टॉक्सिक, जो पंछी हवा में उड़ते हैं बर्ड्स में, उनके पास पानी कहाँ से आएगा, तो वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं अपने बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में, तो ये सबसे कम टॉक्सिक है। कैन बी रिमूव्ड विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक ज़्यादा होगा तो वाटर का नीड उसको ज़्यादा होगा, अगर टॉक्सिक कम है तो वाटर की नीड कम है। कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया। सबसे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। बीच में इंटरमीडिएट कौन आया, इंटरमीडिएट आया यूरिया, जो कि हम एज ए ह्यूमन हम एक्सक्रीट करते हैं। अब देखेंगे कौन से एनिमल कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिजम। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिजम कहते हैं प्रोसेस को। ऑफ कोर्स मेनी बोनी फिशेस, रिमेंबर द नेम बोनी, हड्डी वाली मछली, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेस, वो अमोनोटेलिक होते हैं नेचर में। इसका ट्रिक बना था BFI ऐसे करके, ये अमोनोटेलिक है। BF बोनी फिश, और ये ए से एक्वेटिक, एक्वेटिक एम्फीबिया इंसेक्ट ऐसे करके, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो ये आई है ना, एक इंसेक्ट है, एक एक्वेटिक एम्फीबिया है, ए फॉर एक्वेटिक। तो ये अमोनोटेलिक इन नेचर है। अमोनिया एज इट इज रिडली सॉल्यूबल। अब अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी में सबसे ज़्यादा अमोनिया है, तो अमोनिया टॉक्सिक है, तो बेनिफिट ये भी है कि पानी में जल्दी घुल जाता है। इट इज रिडली सॉल्यूबल, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स सरफेस। पता चल गया गिल्स किस में होगा, मछली में होगा। देख लो पानी में एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, मछली भी पानी में ही रहती है। तीन एग्जाम्पल दिया, तीनों पानी में रहने वाले। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसको, और ये डिफ्यूजन से एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी नहीं होता है, आप समझो कि मछली में और जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स में किडनी और नहीं, किडनी नहीं होता है, किडनी का अमोनिया से कोई लेना देना नहीं है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। अब जो लोग लैंड पे हैं, तो लैंड पे उतना पानी नहीं है, पानी है बट उतना नहीं है कि आप दिन भर पानी में तैर रहे हो, नहीं।
तो एडेप्टेशन ही ऐसे हुआ है कि पानी की कम जरूरत पड़े, तो कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट द यूरिया। मैमल्स में हम आ जाएंगे ह्यूमंस, तो ह्यूमंस क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया। किडनी जो होता है हमारा, किडनी क्या एक्सक्रीट करेगा? किडनी यूरिया को बाहर निकालेगा। मैमल्स के साथ कौन? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस, मरीन फिशेस है। और बोनी फिशेस क्या करते हैं? अमोनिया। मरीन फिशेस क्या करेंगे? यूरिया। और उनको यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में ही यूरिया आ रहा है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अब देखो, हमारे बॉडी में भी अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट उसको चूंकि बाहर निकालना है तो हमको बॉडी ही उसको यूरिया में कन्वर्ट करती है, फिर यूरिया को किडनी से बाहर निकाला जाता है। अगर हम भी लोग पानी में रहते हैं, हमारे आसपास भी पानी होती है, तो हमारी बॉडी भी अमोनिया को बाहर निकाल देती है, लेकिन चूंकि पानी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, तो कम टॉक्सिक पहले बनाया, बॉडी पहले बनाता है कि अमोनिया को पहले यूरिया में बदलो, फिर यूरिया को बाहर निकालो किडनी से। वो भी ammonia produced by metabolism in converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by kidney। अमोनिया, अमोनिया जो है वो यूरिया में कहाँ कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में? लीवर में, ये पूछेगा आपसे। और रिलीज होता है ब्लड में, विच इज मतलब यूरिया का बना, अमोनिया से यूरिया बना, फिर यूरिया हमारे ब्लड में मिल गया। अब ब्लड में मिल गया तो किडनी में गया, किडनी ने यूरिया को फिल्टर आउट कर लिया और बाहर निकाल दिया। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। ओके, पूरा यूरिया नहीं निकाला जाता, थोड़ा सा यूरिया बचा के रखता है बॉडी, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ये अभी हम लोग आगे काउंटर करंट में देखेंगे। अब यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो, यहाँ पे इंसेक्ट्स है, यहाँ पे एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, तो पानी में रहने वाले अमोनोटेलिक, सिंपल इंसेक्ट है तो वो यूरिक एसिड, एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ pellet or paste with a minimum loss of water and are called यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ओके, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जैसे सांप बिच्छू हो गया, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ये यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। यूरिक एसिड के फॉर्म में कैसे? पेलेट होता है, पेस्ट, पेस्ट के फॉर्म में विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सबसे कम लॉस ऑफ वाटर यूरिकोटेलिक में होता है। आई होप क्लियर तो हो गया होगा। अच्छा, पूछेगा क्या इसमें? पूछेगा आपसे ये कि यूरिकोटेलिक है तो जानवर बता दो, 3 जानवर, चार जानवर दिए हैं। और यूरियोटेलिक है, यूरिया एक्सक्रीट करेगा, तो भी उसके आप वो बता दो कौन कौन से है, कहाँ लिखा है? ये तो अमोनोटेलिक है तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये आप याद करो। मैमल्स याद करो, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस, मरीन फिशेस भी मेन है, याद करो। मरीन फिशेस और बोनी फिशेस में पूछता है तो बोनी फिशेस अमोनिया, मरीन फिशेस यूरिया। देखो, मरीन फिशेस ना हमारी वाली कैटेगरी में, बोनी वाली हमारे कैटेगरी में नहीं है, ऐसे याद करो। A survey of animal kingdom प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जैसे हमारे में किडनी है, वैसे और भी तरह तरह के इंसेक्ट्स हैं, तो उनमें कैसा कैसा होता है कि जो कि वेस्ट को रिमूव करता है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट यानी प्रिमिटिव वाले, दिस स्ट्रक्चर है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी। इनवर्टिब्रेट में सिंपल होते हैं, कैसे? ट्यूब, सिंपल सिंपल ट्यूब बने होते हैं और बॉडी से बाहर आ जाता है वेस्ट, जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स है ट्यूबुलर ऑर्गन, जिस जैसे कि किडनी। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। ओके, प्रोटोनेफ्रिडिया पूछेगा, या फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे कि फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, ये दोनों एक ही है। पी से प्रोटोनेफ्रिडिया, पी से प्लेटीहेल्मिन्थेस। फ्लेम सेल्स को भी याद रखो, एनिमल किंगडम में जाओगे तो आपको मिलेगा, पढ़ तो लिए ही हो गया अब तक आई थिंक।
rotifier some annelids and the cephalocordact amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ये भी पूछेगा। प्रोटोनेफ्रीडिया किससे किससे रिलेटेड है, मतलब किसको मेंटेन करता है, आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, जिसको कि ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलिड्स। तो अर्थवॉर्म और दूसरे एनिलिड्स में क्या होता है, नेफ्रीडिया। ओके, नेफ्रीडिया क्या करता है, ये भी रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये भी फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। फ्लूइड मतलब वाटर को कितना एक्सक्रीट करना है, आयनिक मतलब कौन से आयंस को रखना है बॉडी में, कौन से आयंस को बाहर करना है, तो आयन के भी बैलेंस को मेंटेन करता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में आपको मालफिजियन ट्यूब्यूल मिल जाएगा। ओके, मालफिजियन ट्यूब्यूल भी रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये भी ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करता है। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, ये क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। तो एंटीनल, इसका ट्रिक था ACPG। ए से एंटीनल ग्लैंड, सी से क्रस्टेशियन, पी से प्रॉन, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। ए से एंटीनल ग्लैंड, सी से क्रस्टेशियन, पी से प्रॉन, जी से ग्रीन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ACP वो था ना, ACP, अरे वो CID वाला ACP। तो ACPG, जी मतलब विथ रिस्पेक्ट बोलोगे ACPG ऐसे। तो जी से ग्रीन ग्लैंड, ACP। कॉकरोच का आपको पता ही है, अगर आप कॉकरोच पढ़े होगे तो मालफिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में, फिर इसके ऊपर क्या था, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया कहाँ था आपको, अर्थवॉर्म में। कहाँ गया, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन। ओके, नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म एंड अनदर एनिलिड्स। देखो, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया तो ई आ रहा है बगल में, तो ई से अर्थवॉर्म ऐसे याद करो। ई से अर्थवॉर्म, नेफ्रीडिया, ये याद हो गया। अब बचा जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में दिया है। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, ये कहाँ पे होगा, प्लेटी हेलमिंथिस में। प्लेटी हेलमिंथिस में आपको मिल जाएगा। और ये फ्लैटवर्म, प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लानेरिया हो गया। और प्लेटी हेलमिंथिस के बाद रोटिफर्स में आपको मिलेगा, फिर आपको मिलेगा कुछ एनिलीड्स में, सम एनिलीड्स, और सेफेलोकॉर्डेट में मिलेगा, जैसे कि एम्फियोक्सस। और आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का जो है टर्म, ये प्रोटोनेफ्रीडिया में भी आया है, नेफ्रीडिया में भी आया है, फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। कॉकरोच में भी ऑस्मो रेगुलेशन आ ही गया। एंटीनल ग्लैंड में नहीं आया, मतलब ये मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन, जो वाटर को आपको बाहर निकालेगा वो मेंटेन करेगा ही, आयंस को जो बाहर निकालेगा वेस्ट वाले, तो वो सब आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करेंगे, और लिखा हो चाहे ना। अच्छा, अब हम आएंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अब हो गया इंट्रो हमारा, अब ह्यूमंस का देखेंगे। इन ह्यूमंस इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक पेयर किडनी आपको मिलेगा ह्यूमंस में, एक पेयर यूरेटर्स मिलेगा, एक यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, और एक यूरेथ्रा मिलेगा। ये हो गया यूरेटर। यूरेटर कितने, दो हैं, तो वन पेयर। यूरिनरी ब्लैडर वन है, तो वन। यूरेथ्रा भी वन है, यूरेथ्रा वन है, यूरिनरी ब्लैडर, और वन पेयर ऑफ किडनी, किडनी टू है, तो वन पेयर। तो ये चारों मिलके आपका ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे। किडनी जहाँ रेडिश ब्राउन कलर, याद रखना, रेडिश होता है और ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन आपको किडनी मिलेगा, बीन शेप का स्ट्रक्चर है। ओके, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। थर्ड लंबर L3 और लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा के आपको मिलेगा क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब आपका ये जो पेट वाला हिस्सा है। ओके, पेट वाला जो हिस्सा है उसके पीछे वाले वॉल पे, डॉर्सल मतलब पीछे, पीछे आप
कमर के पीछे, इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये टर्म याद रखना, डोर्सल, इनर वॉल, एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो लेंथ होता है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होगा। 5 to 7 सेंटीमीटर आपका विड्थ होगा और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी। तो 10 to 12, 5 to 7 एंड 2 to 3। एवरेज वेट कितना रहेगा? 120 से लेके 170 ग्राम एक किडनी का। 120 से लेके 170 ग्राम। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम। ये बोला जा रहा है कि ये किडनी है तो ये जो यहाँ से कुछ निकलेगा तो जो गोला वाला स्ट्रक्चर है नॉच, इसको बोला जा रहा है। इसको आप बोल रहे हो हाइलम, जहाँ से ब्लड वेसल निकलेंगे और बाहर जाएंगे, ये वाला पार्ट, तो इसको हाइलम बोला जा रहा है। और जो कि क्या, सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच, जिससे कि यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स इंटर करेंगे। हाइलम के अंदर इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिक्स। इधर फिगर है, रेनल पेल्विस आपको खोजना है। ये रहा रेनल पेल्विस, ये देखो, ये जो एरिया है इसको रेनल पेल्विस बोला जा रहा है। इनर टू हाइलम, हाइलम ये है नॉच, इसके जस्ट अंदर आपको रेनल पेल्विस मिलेगा। रेनल पेल्विस के जस्ट अंदर आपको कैलिक्स मिलेगा। ओके, रेनल पेल्विस के अंदर आपको कैलिक्स मिलेगा। ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस के लिए क्या यूज हुआ है? ब्रॉड फनल शेप। और विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिक्स, तो पहले रेनल पेल्विस है, फिर रेनल पेल्विस प्रोजेक्ट किया है किसमें? कैलिक्स में, तो गड्ढे वाले पार्ट में। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, आउटर कैप्सूल से बना है, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स ओ सी, आउटर कॉर्टेक्स, एंड इनर मेडुला आई एम, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स याद रखो। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स। कोनिकल मासेस को मेडुलरी पिरामिड बोल रहा है कि मेडुला डिवाइडेड है कुछ कोनिकल मासेस में, फिर वो मासेस जाके कैलिक्स में है। देखो ये जो अब बाहर देखो, ये जो बना है आउटर लेयर कैप्सूल का बना है, फिर फिर जो मेडुला है, कॉर्टेक्स तो हो गया कॉर्टेक्स, फिर मेडुलरी पिरामिड आपको दिखेगा, फिर ये अंदर जाके कैलिक्स वाले एरिया में निकले हैं। ये रेनल पेल्विस था और ये कैलिक्स वाला एरिया था, ये गोला गोला गोला। तो इधर से मेडुलरी पिरामिड भी कैलिक्स वाले एरिया में निकले हुए हैं, ये बोलना चाह रहा है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, कोनिकल मासेस मतलब ये वाला कोनिकल मासेस, ऐसे ऐसे करके कोनिकल मासेस हैं। और ये जो एरिया में निकला है वो कैलिक्स हो रहा है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स। कैलिक्स क्या देखिए, रेनल पेल्विस है। द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी ओ सी, मतलब ये आउटर वाले पार्ट का बात कर रहा है। एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम्स। ये जो रेड वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। अब ये कॉर्टेक्स कहाँ तक एक्सटेंड है? ये मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में एक्सटेंड है। ये देखो बीच बीच में जो खाली जगह है, इस ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, लेकिन वो मेडुलरी पिरामिड के अंदर है। और एक कॉलम की तरह है, रेनल कॉलम इसको बोला जा रहा है। देख रहे हो सिलेंड्रिकल कॉलम है। इसको क्या बोला जा रहा है? कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई, कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई। ये देखो ये कॉलम आपको दिख जाएगा, कॉलम ही तो है, तो इसको इसका नाम दिया है कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ये नीट PYQ है। ओके, कॉलम ऑफ बर्टिनाई का एक और बार और देख लो क्या लिखा है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन, द कॉर्टेक्स वाला पार्ट एक्सटेंडेड है मेडुलरी पिरामिड के अंदर। कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुलरी पिरामिड के, ये मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड, इसके बीच बीच में जो जगह बचा है वहाँ पे एक्सटेंडेड है। और इस वाले पार्ट को कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई बोला जा रहा है। ये रेनल कैप्सूल, रेनल टर्म बेसिकली किडनी के लिए यूज होता है, कैप्सूल। ओके, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। एक किडनी में आपको 1 मिलियन मिलेंगे नेफ्रॉन, तो दो किडनी में ऑफ कोर्स 2 मिलियन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का।
Each nephron has two parts, okay, the glomerulus and the renal tubule. ये जो लंबा 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 लाइनिंग दिख रहा है आपको, कि दिख रहा है लाइनिंग, ये क्या है? इसी को एनसीईआरटी नेफ्रॉन बोला जा रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। और एक नेफ्रॉन के दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस और रेनल टिब्यूल। ये देखो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस आपको दिख रहा है, रेनल टिब्यूल आपको दिख रहा है। ग्लोमेरुलस को छोड़ के सारा रेनल टिब्यूल ही है। ये जो रेड कलर से मार्क है, ये आया आया आया, इसके अंदर ये सब बहुत सारे टफ्ट ऑफ कैपिलरी बन गए, इसी को ग्लोमेरुलस। फिर बाकी जितना ये येलो वाला पार्ट है, ये क्या है? ट्यूब है। ट्यूब को टिब्यूल और रेनल टिब्यूल, रेनल मतलब किडनी के अंदर है तो रेनल टिब्यूल। तो रेड वाला पार्ट इसके अंदर, ये जो कटोरी जैसा शेप है, ये ग्लोमेरुलस। बाकी सारा ये येलो वाला पार्ट रेनल टिब्यूल है। वही बोल रहा है कि नेफ्रॉन दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लोमेरुलस और रेनल टिब्यूल। Glomerulus is a tuft of capillary formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी है बेसिकली। टफ्ट मतलब जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है ना, वैसे ही आर्टरी का गुलदस्ता है टफ्ट, गुच्छा, गुच्छा है कैपिलरी का, जो कि एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट मतलब जो ला रहा है, जो आर्टरी आ रही है वो कैपिलरी बनाई है, उस कैपिलरी को ग्लोमेरुलस बोला जा रहा है। अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ओके। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल। ये जो कटोरे जैसा शेप का स्ट्रक्चर है ऐसे, तो इसमें एक आर्टरी आ रही है आ रही है आ रही है, यहाँ पे टफ्ट बना रही है, फिर बाहर चली जा रही है। तो जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है उसको एफरेंट, जो बाहर लेके चली जा रही है उसको ईफ्रेंट। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule। Bowman's capsule, ये जो cup-like structure है, ये Bowman's capsule, यहीं से तो renal tubule शुरू हो रहा है। renal tubule का पहला पार्ट क्या है? renal tubule का पहला पार्ट ये कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको Bowman's capsule बोला जा रहा है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली कैपिलरी है ग्लोमेरुलस। Okay, glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body या renal corpuscle। ये जो इतना वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको Bowman's capsule मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेंगे? रेनल टिब्यूल, सॉरी Bowman's capsule के अंदर ग्लोमेरुलस है, और इन दोनों को मिला के क्या बोला जा रहा है? इन दोनों को मिला के बोला जा रहा है रेनल ट्यूब्यूल बिगिन विथ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, जिसमें ग्लोमेरुलस होगा, ग्लोमेरुलस, इसको रेनल ट्यूब्यूल बोला गया। नहीं नहीं, रेनल ट्यूब्यूल तो शुरू है, इसको बोला जा रहा है माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी बोला जाए या रेनल कॉर्पस्कल बोला जा रहा है, ये ऊपर वाले पार्ट को। The tubule continues further to form a highly coiled network, PCT। PCT बनाएगा ऑफ कोर्स, ये जो coiled वाला नेटवर्क है इसको PCT बोला जा रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दिख गया आपको, माल्फिजियन बॉडी या रेनल कॉर्पस्कल। एफरेंट आर्टरी आया, यहाँ पे बहुत सारे टफ्ट ऑफ कैपिलरी बने जहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड नीचे चला जाएगा और फिर इफरेंट आर्टरियोल से लेके उड़ जाएगा। बाउमेंस कैप्सूल डबल वॉल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कप लाइक। अ हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप, हेनले लूप क्या है? देखो बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, टीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, तो ये बाउमेंस कैप्सूल है बीसी, ये क्या है? पीसीटी। तो ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये हेनलेस लूप है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग मतलब जो लिम्ब नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जाने वाला लिम्ब डिसेंडिंग, ऊपर वाला असेंडिंग। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एंड अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डीसीटी। फिर ये ऊपर जाके फिर से कॉइल वाला रीजन बनाएगा, ये कॉइल वाला रीजन, इसको डीसीटी बोला जा रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट।
many of which converge and open into renal pelvis through the medullary pyramid in the calyx. बेसिकली ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आएंगे आएंगे, जैसे ये है तो ये ओपन कहाँ होगा, रेनल पेल्विस में। ये सब रेनल पेल्विस में ओपन होंगे। किसके थ्रू, पहले कैलिक्स में जाएंगे, कैलिक्स के थ्रू रेनल पेल्विस में ओपन होंगे, फिर रेनल वेन से बाहर आ जाएंगे, सॉरी यूरेटर से बाहर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स यूरिन बनेगा ना, तो यूरिन यूरेटर से बाहर आएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर हो गया एक नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन अब खत्म हो रहा है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे 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 बनाएंगे। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेगा, कैलिक्स में। कैलिक्स के बाद रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस के बाद यूरेटर। तो रास्ता क्लियर होना चाहिए कैसे बाहर आएगा। बोला है ना, मेनी द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे कन्वर्ज होकर ओपन होंगे कहाँ, रेनल पेल्विस में। किसके थ्रू, थ्रू कैलिक्स जो कि मेडुलरी पिरामिड में है। इंग्लिश आपको समझ में आना चाहिए। द माल्फिजियन कॉर्पस्कल, यानी किसको, ये वाला फिगर बोल रहा है मार्फिजियन कॉर्पस्कल, जिसमें आपको बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिला है। PCT or DCT of nephron are situated in the cortical region of the kidney where as the loop of Henle dips into the medulla. क्या बोल रहा है कि माल्फिजियन कॉर्पस्कल, PCT, DCT of nephron are situated in the cortical region. cortical कौन था, आउटर वाला रीजन, जबकि लूप ऑफ हेनले डीप इनटू मेडुला। बेसिकली ये आपका एक मेडुलरी पिरामिड हो गया। ओके देखो, ये आपका किडनी हो गया ऐसे, बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड हो गए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो इसकी पूंछ है ना, यू शेप की, तो यू शेप की पूंछ इसके अंदर रहती है और बाकी सारा चीज इसके बाहर रहता है। आप समझ रहे हो, मतलब कि ऐसे ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, ऐसे बहुत सारे। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लूप ऑफ हेनले अंदर है, अंदर किसके, पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन। ये वाला रीजन कॉर्टिकल रीजन है, ये सब बाहर वाला रीजन। मेडुलरी पिरामिड इनर मेडुला में है, जबकि वेयर लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। मेडुला के अंदर लूप ऑफ हेनले मिलेगा, बाकी सारा पार्ट आपको कॉर्टिकल रीजन में मिलेगा। In majority of nephron, the loop of Henle is too short, okay, and extend only very little into the medulla. अगर loop of Henle छोटा है तो वो मेडुला में उतना अंदर नहीं जाएगा, उसको आप बोलोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो सारा पार्ट तो उसका कॉर्टेक्स में ही है, लूप ऑफ हेनले छोटा हो गया। देखो ये एक मेडुलरी पिरामिड है और ये जो बाहर वाला एरिया कॉर्टेक्स है। तो बोल रहा है कि अगर लूप ऑफ हेनले छोटा है तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर आया ही नहीं, तो इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, डीप इनटू द मेडुला, दीज आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, मेडुला के अंदर पेंट्रेट किए रहते हैं, लूप ऑफ हेनले इनका बड़ा होता है। The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillary, जिसको कि वासा रेक्टा बोलेंगे बाद में आगे चल के। A minute vessel of this network run parallel to the Henle loop forming a U-shaped vasa recta. vasa recta absent और highly reduced है cortical nephron में। देखो ये वाला लाइन समझो, वासा रेक्टा क्या है बेसिकली, ये ए फ्रंट एट्रियोल आया, ई फ्रंट एट्रियोल चला गया। अब ई फ्रंट एट्रियोल चला गया, लेकिन ये आगे चल के ये सब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाया, देख रहे हो पूरा इसको घेरे हुए है ना। और कुछ में एक पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा, ये वासा रेक्टा हो गया जो पैरेलल गया है, वासा रेक्टा पैरेलल गया। अब बोल रहा है कि कॉर्टिकल वाले में वासा रेक्टा नहीं होगा, तो कॉर्टिकल वाले में लूप ऑफ हेनले थोड़ी होगा, कॉर्टिकल वाले में लूप ऑफ हेनले होगा ही नहीं, तो वासा रेक्टा क्यों ही रहेगा, या तो एब्सेंट या हाईली रिड्यूस्ड। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी आपको समझ में आ गया, ये किससे फॉर्म होगा, ई फ्रंट वाले से फॉर्म होगा। forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. Minute vessel of this network run parallel to the Henle loop, forming a U-shaped vasa recta.
वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है।